कर्जे वाला जो पॉइंट है ना, उस पे मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूं। हमने इसका प्रैक्टिकल किया है और बड़े लेवल पे हम इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। कहां कहां कर लिया? हमने छोटी लोन से शुरू करा था कि पहले हम ऐसा लोन कर लेते हैं जिसको मान लो देना ही पड़े तो मतलब दे देंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो एक कार ली हमने सेकेंड हैंड, उसका लोन कराया और लोन कराने के बाद 4.5 लाख की कार थी, 5 लाख का लोन करा लिया। 50,000 रुपये उसके ऊपर रख के मालिक को पकड़ाया। और मालिक कौन? मतलब अपनी टीम का एक साथी। कहला भाई चला, तेरे घर से कुछ नहीं लगा, तू मौज कर, कोई रिकवर बैंक वाला तेरे से पूछने नहीं आएगा, उसकी गारंटी हमारी है। क्योंकि बैंक क्या करता है, देखो 2 फैक्टर हैं यहां जो काम कर रहे हैं, एक बैंक है और एक रिकवरी वाले हैं। जो बैंक है उसको हम दस्तावेजों से निपट सकते हैं, उसका जवाब हम मांगेंगे, वो जवाब देगा, वो नहीं देगा तो उसे कोर्ट में खींच लेंगे, उसे हम लटका लेंगे, उसको हम मना कर देंगे, जो भी है वो उस बैंक से हम डील करेंगे अलग तरीके से। लेकिन जो रिकवरी वाला है वो थर्ड पार्टी है, वो सैलरी पे नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो आपसे जबरदस्ती कर रहा है, वो गुंडागर्दी है। कमीशन बेस होगा। हाँ, वो गुंडा है, पैसा मिले ना मिले वो अलग है। उसका काम है केवल डरा के आपसे चीजें लेना। तो वो दुकान पे ताला लगाने का काम थर्ड पार्टी कर रही है, आपका घर पे ताला लगाने का काम थर्ड पार्टी कर रही है, आपका घर, आपकी जो बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है, उसको छीनने का काम भी थर्ड पार्टी कर रही है, बैंक नहीं कर रहा। बैंक कोर्ट में जाता है तो तहसीलदार जब आता है तो वो फोर्स लेके आता है सिर्फ ये करने के लिए कि कानून का उल्लंघन ना हो, उसका काम जबरदस्ती करना नहीं है, ठीक है ना। और वो भी तब जब कोई मालिक कोई दस्तावेज ही प्रोड्यूस नहीं कर पाया कोर्ट में। देखो होता क्या है, मैं आपको असली लोन वालों की कहानी बताता हूं कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया या मेरा लॉकडाउन लग गया और मेरा दुकान पे आमदनी खत्म हो गई, तो मेरी किस्त टूट गई। किस्त टूटने के बाद बैंक का नोटिस आया, तो बैंक मैनेजर ने फ़ोन किया, मुझे बुलाया, मैं बैंक मैनेजर के पास पहुंचा। बैंक मैनेजर ने देख के मिल के मुझे बोला अगले महीने जमा करा दियो, टाइम दे रहा हूं। ठीक है जी, अगले महीने भी नहीं जमा हुई, उससे अगले महीने नहीं हुई, तो बैंक ने दोबारा नोटिस देना शुरू किया एनपीए करने का। उसमें भी बैंक जब नोटिस भेज रहा है तो मैं जाके मैनेजर से मिल रहा हूं और मैनेजर से मैं 6 महीने की मोहलत मांग रहा हूं, 3 महीने की मांग रहा हूं, तो बैंक मैनेजर मुझे मोहलत कैसी दे रहा है? 1 की दे दे, 1.5 की दे दे, लेकिन जितनी भी दे रहा है वो आपको जबानी दे रहा है, लिखित में नहीं दे रहा। नोटिस आपके पास लिखित आया, आपने रिक्वेस्ट जबानी करी और उसने अलाउ जबानी किया, लेकिन दस्तावेज वहां पर लिखित है। उसके बाद दूसरा नोटिस भेजेगा वो 3 महीने बाद। मतलब आपको अगर उसने 6 महीने का भी टाइम दे दिया ना, तो भी वो अगले ही महीने भेज देता है नोटिस, या उससे अगले महीने। मतलब वो टाइम नहीं लगाता, वो अपने टाइम पीरियड पे पक्का है, वो अपने टाइम पे पक्का है। आप कहोगे यार मेरे को आपने 3 महीने का टाइम दिया था, ओ यार ये तो कानून का प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर के अंडर है, वो प्रोसीजर में अगले महीने भेज दिया, फिर अगले महीने भेज दिया। अब वो मुकदमा डीआरटी में जाए, सरफेसी एक्ट के जरिए एडीसी के पास जाए, वो कोर्ट में जाए, जिस मर्जी तर जगह पे जाए। अब वहां पर बैंक मैनेजर अपनी क्या दलील देता है? मैंने इसको 3 नोटिस दिए, इसने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। मैं तो मैनेजर साहब 3 बार आपके पास आया, कहां आया दिखा? कहीं बैंक में जाने की एंट्री नहीं है, कहीं मैं क्या एप्लीकेशन लेके गया था, मैंने क्या अर्जी दी थी, मैंने कौन सी बात कही थी? किसान के पास, लोन लेने वाले के पास कोई सबूत नहीं है। समझ गए जी बात? वो कागजों में आपको फंसा लेता है और वो कोर्ट में या डीआरटी में ये साबित कर देता है कि ये आदमी डिफॉल्टर है, ये जानबूझकर पे नहीं कर रहा, और हमारी कोई अपील वहां नहीं सुनी जाएगी, और हम शर्म के मारे या तो फिर आत्महत्या कर लेंगे या फिर वो जमीन हड़प के ले जाएंगे। अब हम यहां क्या कर रहे हैं? अगर आपका मुकदमा या आपके हालात
बिल्कुल एंड लेवल पर पहुंच गए हैं, जहां वो बिल्कुल ताला लगाने वाले आने ही वाले हैं। कोर्ट के थ्रू आने वाले हैं या फिर डीआरटी के थ्रू आने वाले हैं। देखो, अगर वो कोर्ट के थ्रू आए हैं तो यहां जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत तब आएगी जब हम लाखों लोग होंगे। क्यों जी? जैसे किसान आंदोलन में खड़े हुए थे कि गलत तो गलत है भाई। अगर वैसे लड़ना है दस्तावेजों से तो शुरू में लड़ सकते हैं, अपन शुरुआत में लड़ सकते हैं। हमारे कागज अगर बैंक में चले गए और उसके बाद बैंक कोर्ट में जाता है, फिर हमारी जीत 100% तय है। लेकिन अगर कोर्ट में डिसीजन आ चुका है या आने वाला है, तो आप अगर लोअर कोर्ट से हार चुके हो तो हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट से हार चुके हो तो सुप्रीम कोर्ट। उन दोनों ही केसेस में बहुत महंगा पड़ने वाला है मुकदमा। दोनों ही केसेस में क्या करता है वो, लोन की जो अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज पहले जमा कराने को बोलेगा कोर्ट, फिर जो वकील है वो भी मोटी फीस लेता है वहां का। और वकील को अगर हम अपने वाले दस्तावेज देते हैं, अगर वो वकील हो नामी गिरामी, वो बिल्कुल नहीं बढ़ता इस सिस्टम के अंदर, बिल्कुल नहीं आता वो, क्योंकि उसकी सेटिंग है जज साहब के साथ। नामी गिरामी ही इसलिए है वो, क्योंकि वो सेटिंग करते हैं कि इतना तेरा इतना मेरा, इतनी फीस आनी है, इसका तो नहीं ये देना, जमानत की अलग रेट है, उनके फैसले के अलग रेट हैं, वो सब सेटिंगों के हिसाब से चलते हैं। तो वो नामी गिरामी कोई भी वकील नहीं आएगा। हमने ट्राई करके देख लिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बड़े नामी गिरामी वकील। तो इसमें कोई वकील अगर काम करेगा, या तो वो करेगा जिसका जमीर जिंदा है, या वो करेगा जिसमें इतना कॉमन सेंस है कि वो बात को समझ ले, या तीसरा वो करेगा जो बिल्कुल अभी अभी कोर्ट में आया है और उसका कोई केस आज तक लगा ही नहीं है। तो उसको हम कह देंगे कि तेरे को सिखाएंगे भी, तेरी जिरे भी हम करेंगे, तेरे कागज भी हम ड्राफ्ट करेंगे, तेरा सब कुछ हम करेंगे, तन्ने सिर्फ वकालतनामा देना है, जीत कन्फर्म है, तू पैसे बता कितने देगा। वकील से ही लेने हैं उल्टे ना, जो नया वकील होगा उससे। तो भाई तेरा इतिहास में दर्ज होने वाला है ये काम जो अपन कर रहे हैं ना, ये इतिहास में दर्ज होने वाला है कि भारत से पूरी बैंकिंग सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया। यही बैंकिंग सिस्टम ही हमारी बर्बादी की असली जड़ है असल में। और ये लोग बंद करने वाले हैं। इन्होंने रुपए का नाम ई रुपया कर दिया है। ये सीबीडीसी ला रहे हैं, ये हर कार्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे कि जियो टैगिंग तक चालू हो चुकी है हर पेड़ की, हर दरवाजे की, हर खिड़की की।